हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। एआईबी की हमारी केस लॉ पीवाईक्यू सीरीज में हम आज पढ़ेंगे साइबर लॉ के बारे में। अगर आप यहाँ नए हो तो मैं आपको बता दूं, इस सीरीज में पिछले 10-12 साल में जितने भी पीवाईक्यूज केस लॉ से जुड़े हुए आए हैं, हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हर केस के बारे में सारी बातें जानेंगे, क्या फैक्ट्स थे, क्या हुआ था उस केस में, क्या जजमेंट आया और कैसे वो एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कितने तरीके से पूछा जा सकता है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट कि अलग अलग तरीके से सेम केस अगर पूछा जाए, कभी एक्ट के थ्रू, कभी केस के थ्रू, या किसी और फैक्ट के थ्रू, या डॉक्ट्रिन के थ्रू, हर तरीके से आंसर करने में आपको हेल्प करेगा। स्टे ट्यून टिल द एंड, ये काफी हेल्पफुल सीरीज होने वाली है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। हो सकता है ये एक पार्ट में कवर हो जाए या मैक्सिमम 2 पार्ट्स में, डिपेंडिंग अपॉन के कितना टाइम लगता है। स्टे ट्यून, और जो एंड तक रुकेगा, स्पेशली अगर 2 पार्ट में आता है तो जो सेकेंड पार्ट भी देखेगा उसको बहुत हेल्पफुल एक बोनस लिस्ट मिलेगी एंड में। ठीक है, चलो। दिस इज अ लिटिल बिट अबाउट मी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। चैनल पे एआईबी के पीवाईक्यूज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 2014 से लेके लेटेस्ट ईयर तक के। इनको जरूर देखना, ये क्वेश्चंस ऑलरेडी वहां पे कवर्ड है। यहाँ पे हम लेकिन स्पेसिफिकली केस लॉस की बात करेंगे। बेरा की रैपिड रिवीजन सीरीज चल रही है। आई एम टेलिंग यू, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल, क्योंकि इंडेक्स देख के जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन 66A was invalidated by the Supreme Court of India in। सेक्शन 66A जो है वो किस केस के थ्रू इनवैलिडेट हुआ था? अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, डॉक्टर प्रफुल्ला देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, या फिर स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सिंधु केस? इसका करेक्ट आंसर श्रेया सिंघल है। डिटेल में आंसर यहाँ दिया है, और आप देखोगे जब मैंने पीवाईक्यूज पढ़ाई थी तो मैंने शॉर्ट में बता रखा है कि कौन सा केस किस बारे में है। आज हम स्पेसिफिकली केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सिंधु, 2005 का केस है। ये रिलेटेड है आपके पार्लियामेंट अटैक केस के नाम से भी जाना जाता है। आप जो पार्लियामेंट में अटैक हुए थे हमारे 2002 के आसपास, ये उस टाइम का केस है। ठीक है, स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सिंधु 2005, पॉपुलरली नाम क्या है? पार्लियामेंट अटैक केस। तो एग्जाम में अगर पार्लियामेंट अटैक लिखा हो तो आप समझ जाना ये नवजोत सिंधु केस की बात हो रही है, जिसका ईयर 2005 है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट हाई प्रोफाइल क्रिमिनल ट्रायल इन इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री। ठीक है, प्राइमरीली क्यों नोन है? टेररिज्म और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। ये इनफेमस लैंडमार्क हो गया था साइबर और एविडेंस लॉ में। कंट्रोवर्शियल इसलिए हो गया था क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेकर यहाँ पे बातचीत हुई थी। तो मेन टॉपिक क्या है यहाँ पे? एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड कॉल डिटेल रिकॉर्ड। इस केस का मेन मुद्दा साइबर लॉ से रिलेटेड क्या था कि क्या जो भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उनकी एडमिसिबिलिटी कैसी होगी कोर्ट में, उसको लेके। स्टैट्यूटरी प्रोविजन कौन से टेस्ट हुए थे? 63, 65 एंड 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड आईपीसी के भी। ठीक है, आज के डेट में ये केस ओवररूल हो चुका है। किस केस में? अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर। क्वेश्चन में ध्यान देखो दोगे तो एक ऑप्शन ये भी है। तो अब आप ये बात याद रखो, नवजोत सिंधु केस 2005 को ओवररूल कहां पे किया गया है? पीके बशीर केस में 2014 में। तो आज ये इसमें जो वर्डिक्ट आया था वो वैलिड नहीं है, यहाँ पे ओवररूल हो चुका है। दोनों ही ऑप्शन में आपको दे दिए थे। ठीक है, ओके, तो ये बात इतनी क्लियर हो गई। फैक्ट्स देखते हैं इस केस के। तो आपको पता है 13 दिसंबर 2001 में हमारे पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। 5 हेवीली आर्म टेररिस्ट दे एंटर्ड द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स। अटैक हुआ था, 9 लोग मारे गए थे। ठीक है, कनेक्शन क्या बना? तो दिल्ली पुलिस ट्रैक डाउन द लोकल कॉन्स्पिरेटर्स जो इस अटैक के पीछे थे, जिनके नाम थे अफजल गुरु, शौकत हुसैन, SAR गिलानी, शौकत वाइफ नवजोत संधू। ये नाम है केस में, नवजोत संधू, अफसान गुरु। इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ की मुद्दे पे आते हैं। टू प्रूव दैट दीज कॉन्स्पिरेटर्स वर एक्टिवली टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन रिकवर्ड फ्रॉम डेड टेररिस्ट ऑन द स्पॉट, द प्रोसिक्यूशन हेवीली रिलाइड ऑन कॉल डिटेल रिकॉर्ड, जिसे CDR भी बोलते हैं, प्रिंटेड आउट फ्रॉम टेलीकॉम सर्वर्स एयरटेल। तो ये प्रूव करने के लिए कि जिन लोगों के हम नाम ले रहे हैं केस में, ये उन टेररिस्ट सेलिंग थे जो मोबाइल हमें ऑन द स्पॉट पार्लियामेंट में मिले थे, कि उनपे लगातार कॉल पे एक्टिवली कॉन्वर्सेशन चल रही थी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड दी गई कोर्ट में, कहां से? प्रिंटेड आउट फ्रॉम टेलीकॉम सर्वर जो एयरटेल था। ठीक है, अब लीगल मिस्टेक क्या हुई? प्रोसिक्यूशन ने सेकेंडरी कंप्यूटर प्रिंट आउट दिए कॉल लॉग्स के। ठीक है, थ्रू स्टैंडर्ड टेलीकॉम ऑफिशियल, बट दे फेल टू प्रोड्यूस अ मैंडेटरी वैलिडेशन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B सब क्लॉज 4 ऑफ एविडेंस एक्ट। अगर आपने एविडेंस एक्ट की बेयर एक्ट की रिवीजन सीरीज का लेक्चर किया है तो आप जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ये सेक्शन वहां पे हमने शॉर्ट में देखा था। ठीक है, तो क्या होता था? सेक्शन 65B जो है, वहां पे आपको मैंडेटरी होता है कि आप एक वैलिडेशन सर्टिफिकेट दें अगर आप सेकेंडरी सोर्स दे रहे हैं। ठीक है,
द डिफेंस ऑब्जेक्टेड ऑब्वियसली, उन्होंने क्लेम किया कि कंप्यूटर प्रिंटआउट जो है वो स्पेसिफिक इस टेक्निकल गारंटी सर्टिफिकेट के बिना तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। शॉर्ट में आपको बताऊं तो इस सर्टिफिकेट का रोल क्या होता है कि आप सेकेंडरी सोर्स दे रहे हो, प्राइमरी नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट एक तरीके का सबूत है कि इसमें कोई टैंपरिंग नहीं हुई है, कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है एंड ये वैलिड है, ठीक है। तो इस सर्टिफिकेट के बिना आप नहीं दे सकते उस एविडेंस को, तो ऑब्वियसली डिफेंस ने यही ऑब्जेक्ट किया। फाइनल जजमेंट क्या आया कि सुप्रीम कोर्ट ने दोनों क्रिमिनल एस्पेक्ट जो था और टेक्निकल एस्पेक्ट था दोनों की बात करी। क्रिमिनल वर्डिक्ट की अगर बात करें तो किसको क्या सजा मिली, क्या हुआ, ये सब बातें यहाँ पे हैं। अफजल गुरु को सेंट्रल रोल माना गया, उसको डेथ सेंटेंस दी गई। शौकत हुसैन जो है उसके डेथ सेंटेंस को कम्यूट करके 10 साल के रिगरस इम्प्रिजनमेंट बना दिया गया। नवजोत संधू यानी कि अफसान गुरु, उनको एक्विट कर दिया गया ऑफ मेजर टेररिज्म एंड कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस से, बट कन्विक्ट हुई वो सेक्शन 123 आईपीसी में इंफॉर्मेशन छुपाने के लिए एंड टू प्लॉट एंड अबाउट अ प्लॉट टू वेज वॉर, उनको 5 साल की सजा हुई। एस.ए.आर. गिलानी जो थे he was completely acquitted due to lack of solid incriminating evidence against him। तो ये 3-4 लोग हैं, किसने क्या किया, क्या हुआ, किसको क्या सजा मिली एक्सेट्रा। ये क्रिमिनल एंगल है। हम अभी बात कर रहे हैं साइबर एंगल की। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेके क्या इशू हुई, जो लीगल एरर था। सुप्रीम कोर्ट टुक अ हाईली रिलैक्स्ड एंड लूज अप्रोच टू इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। उन्होंने कहा कि इवन इफ अगर पार्टी ये टेक्निकल जो सर्टिफिकेट है सेक्शन 65B में नहीं भी देती है, कोर्ट फिर भी डिजिटल रिकॉर्ड को एक्सेप्ट करेगा। इसने गवर्नमेंट को यह भी अलाउ किया कि वो कंप्यूटर प्रिंट आउट जो है एज ऑर्डिनरी पेपर सेकेंडरी एविडेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं अंडर जनरल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 63 एंड 65 as long as a competent witness simply identified the signature of the sheet। 2014 में अनवर पीवी केस जो है, ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की एक लार्जर बेंच ने रियलाइज किया कि जो नवजोत संधू वाला लॉजिक है ये कंप्लीटली अंडरमाइन करता है आईटी एक्ट को, ठीक है। और इन्होंने कहा क्योंकि डिजिटल फाइल्स एफर्टलेसली एडिट हो सकती हैं, तो प्रिंट आउट अलाउ करना विदाउट दिस सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा फोर्जरी को चांस देगा। आप बिल्कुल दरवाजे खोल दोगे कि लोग बहुत कुछ फोर्ज करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो इस केस में जो भी डिसीजन आया था उसको ओवररूल किया गया था किस केस में, अनवर पीवी केस में। तो याद रखना पार्लियामेंट अटैक केस, उसी में नाम है नवजोत संधू, सेम केस है, 2005 का केस है, इसको ओवररूल किया गया है अनवर बशीर में। यहाँ पे क्या बोला गया था कि बिना उस सर्टिफिकेट के भी आप दे दोगे अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो चलेगा। ओवररूल करके ऑब्वियसली क्या कहा गया होगा कि नहीं नहीं चलेगा, ठीक है। अगला केस देखते हैं। इसका देखो हिस्टोरिकल टाइटल क्या है, पार्लियामेंट अटैक केस, इस नाम से भी पूछा जा सकता है। लूज रूल यूज हुआ था, सेक्शन 65B में सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, मेनली ये बात की गई थी। आज की डेट में चेंज हो गया है। सवाल कैसे आ सकता है आपके लिए, अगर मैं शॉर्ट में फ्रेम करके देखूं कि पार्लियामेंट अटैक केस में क्या बात कही गई थी, इससे रिलेटेड आ सकता है। साइबर से रिलेटेड ये हो सकता है कि किस एविडेंस को लेके, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेके, कौन से सेक्शन को लेके इशू हुआ था सेक्शन 65B, क्या प्रोड्यूस किए बिना सर्टिफिकेट, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे विच मेजर केस अलाउड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स टू बाईपास 65B वाया सेक्शन 63 एंड 65, तो आंसर होगा ये। कौन सा केस ओवररूल हुआ था अनवर पीवी केस में, तो आंसर होगा ये। तो इतने तरीकों से घुमा के इसे पूछा भी जा सकता है। अगला केस हम अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर देखते हैं, 2014 का केस, जिसने हमने जो भी पिछला पढ़ा उसको ओवररूल किया था। अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर 2014 का केस है, लैंडमार्क जजमेंट है, डिलीवर्ड बाय अ 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट की। इट कंप्लीटली रेवोल्यूशनराइज्ड द लॉ ऑन डिजिटल एविडेंस इन इंडिया, इंपॉर्टेंट केस है, by laying down the definitive grounds rules for how electronic records can be proved in a court of law। देखो ये केसेस ना एविडेंस से ओवरलैप करते हैं, तो बहुत लोग इनको एविडेंस एक्ट में भी प्लेस करेंगे, बट यू हैव टू सी कि हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने साइबर में रखा है। एंड ये डोमिनेंटली मेरे हिसाब से आता भी यही है। प्राइमरी टॉपिक यही है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, एविडेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो उसकी एडमिसिबिलिटी को लेके इशू है। तो ये भी आपको इन जनरल पता होना चाहिए कौन सा केस किस मुद्दे पे बात कर रहा है, ठीक है। कहानी की तरह याद रखोगे तो कहानी की तरह याद भी आएगा एग्जाम में, रटने बैठोगे तो हमेशा प्रॉब्लम होगी। स्टैट्यूटरी प्रोविजन सेक्शन 65A 65B इंडियन एविडेंस एक्ट विच वर इंसर्टेड इनटू लॉ वाया आईटी एक्ट 2000, ठीक है। लीगल मैक्सिम क्या अप्लाई हुआ था, जेनेरेलिया स्पेशलिबस नॉन डेरोगेंट। इसको सिंपल वर्ड में समझो तो है स्पेशल लॉज ऑलवेज ओवरराइड द जनरल लॉ। अगर किसी चीज के लिए कोई खास कानून बनाया गया है तो वो हमेशा जो आम कानून है जनरल सिचुएशन के लिए उसको ओवरराइड करेगा, उसके ऊपर ज्यादा रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, ठीक है। क्या हुआ था इस केस में, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्यूट हुआ था। 2011 में केरला लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन हुए,
पीके बशीर सीट जीत गए, ठीक है। डिफीटेड कैंडिडेट कौन थे? अनवर पीवी, इन्हीं दो लोग के बीच केस था। उन्होंने बशीर की विक्ट्री को चैलेंज किया कि और इलेक्शन पिटिशन डाल दी केरला हाई कोर्ट में। क्या एलिगेशन लगाया इन्होंने? इन्होंने बोला कि बशीर ने और जो उनके इलेक्शन एजेंट्स थे करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। उन्होंने बोला कि इन्होंने डिफेमेटरी स्पीचेस दिए हैं बदनाम करने के लिए, गाने बनवाए हैं और ऐसी अनाउंसमेंट्स की हैं कि मेरे कैरेक्टर पे गलत सवाल उठाए हैं, जिसकी वजह से वोटर्स के मन में बायस आ गया है। अब सबूत की बात आई। इसको साबित करने के लिए अनवर ने सीडी, वीसीडी, मेमोरी चिप सब दिए जिसमें ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग थी ऐसे कैंपेन्स की। चलो ठीक। मिसिंग एलिमेंट क्या था? उन्होंने सेम सर्टिफिकेट जो हम पिछले में बात कर रहे थे वो नहीं लगाया था यहाँ पे, क्योंकि अनवर ने सेकेंडरी डिजिटल डिवाइसेस जो सबमिट किए थे, ही डिड नॉट सबमिट अ फॉर्मल वैलिडेशन सर्टिफिकेट वैलिडेट करते हुए कि ये सब जो है ओरिजिनल रिकॉर्डिंग से ट्रांसफर किया गया। जब आप ओरिजिनल सोर्स नहीं दे रहे होते हो, सेकेंडरी डिजिटल सोर्स दे रहे हो, तो आपको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये एकदम सही है। पिछले केस में क्या हुआ था? कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया था कि भले सर्टिफिकेट नहीं है फिर भी एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे क्या हुआ? हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी पिटिशन और जब मामला सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सेंट्रल क्वेश्चन यही बना कि क्या एक कोर्ट एक्सेप्ट कर सकता है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अगर 65B से कंप्लायंस नहीं हो रही है, सर्टिफिकेट नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और फर्मली अनवर के अगेंस्ट रूल किया और क्या कहा कि 65B का जो सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी है, क्योंकि बहुत हाईली वल्नरेबल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की, इनमें टैंपरिंग, एडिटिंग, मैनिपुलेशन बहुत इजीली हो सकती है, ठीक है। एंड इफ अ पार्टी वांट्स टू प्रेजेंट अ सेकेंडरी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तो रादर देन द ओरिजिनल फिजिकल सोर्स, ठीक है, इट मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ 65B सब क्लॉज 4 सर्टिफिकेट। इसके बिना उसे इनएडमिसिबल माना जाएगा। अच्छा, सेकेंडरी और प्राइमरी में फर्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल देखो इन्होंने दिया है अ प्रिंट आउट कॉपी ऑन अ CD फॉरवर्डेड व्हाट्सएप वीडियो इंस्टेड ऑफ द ओरिजिनल लाइक द एग्जैक्ट फोन और हार्ड डिस्क इस पे बनाया। जैसे मेरे फोन से कोई वीडियो रिकॉर्डिंग की गई तो वो प्राइमरी हो गई, मैंने आपको फॉरवर्ड करी और अब आप उसे कोर्ट में दे रहे हो तो आप सेकेंडरी फॉर्म दे रहे हो, तो आपको वो सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, कुछ नहीं दी गई है। वर्सेस कि मेरा ही फोन जमा कर दिया जाए जिससे ओरिजिनली वो बनाया गया है, वो प्राइमरी माना जाएगा, ठीक है। तो फिर स्पेशल लॉ ओवर रूल्स जनरल लॉ, ये भी कहा गया। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि 65A और 65B जो एविडेंस के, दे एक्ट एज कंप्लीट सेल्फ कंटेन्ड कोर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। लिटिगेंट्स कैन नॉट बाईपास द स्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट 65B में जो है। उन्होंने कहा कि जो जनरली लॉ है, पर 65B में स्पेसिफिक अगर हमने कह दिया है कि तुमको ये सर्टिफिकेट लगाना होगा तो तुम उसे बाईपास करके नहीं जा सकते। थर्ड है ओवर रूलिंग द नवजोत संधू प्रेसिडेंट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पिछले केस में जो कहा गया था उसे ओवर रूल कर दिया गया, ठीक है। 2005 की रूलिंग थी, 14 में ओवर रूल हो गई। तो कोर रूल क्या निकला? सिंपल सी बात है, आपको वो सर्टिफिकेट लगाना मैंडेटरी है और नवजोत संधू केस ओवर रूल हो गया। क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, नवजोत संधू केस को किसने ओवर रूल किया? 1। या फिर आपको अनवर केस का नाम दे दें और पूछें कि इसने किस केस को ओवर रूल किया? 2। कौन से सेक्शन में उस सर्टिफिकेट की बात होती है? 65B इससे रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। और क्या रूल्स हैं, क्या चीज में अलाउ होगा, क्या नहीं होगा, एक्सेट्रा जो समझाया है उससे रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। अगला केस देखते हैं, डॉक्टर प्रफुल्ला देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2003 का केस है। देखो, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस डॉक्टर प्रफुल्ला देसाई 2003, फाउंडेशनल माइलस्टोन एट द इंटरसेक्शन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ इन इंडिया। तो ये बहुत मतलब क्रिमिनल एंगल, टेक्नोलॉजी और आईटी को मिक्स एंगल था इन तीनों चीजों का। डेफिनेटिव केस है जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ओपन द कोर्ट रूम्स टू डिजिटल एज बाय लीगली वैलिडेटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फॉर रिकॉर्डिंग विटनेस एविडेंस। बेसिकली कोर्ट ने दरवाजे खोल दिए इस केस के थ्रू 2003 में कि विटनेस जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी गवाही दे सकता है। तो ये बात याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। मेन कोर टॉपिक क्या थे? प्राइमरी टॉपिक यही थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्रिमिनल ट्रायल में कितनी एडमिसेबल होगी। स्टैट्यूटरी कौन से प्रोविजन टेस्ट हुए थे यहाँ पे लिखा हुआ है। लीगल डॉक्ट्रिन क्या अप्लाई हुआ था? द प्रिंसिपल ऑफ अपडेटिंग स्टैट्यूटरी कंस्ट्रक्शन, यानी कि लॉज मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन अ वे दैट कीप्स अप विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आप पुराने जमाने में वीडियो कॉलिंग नहीं थी तो कह सकते हो कि चलता था मामला उसके बिना, रूल्स उसी हिसाब से बनाए गए। आज की डेट में अगर हमारे पास सुविधा है तो क्या हमें उसके हिसाब से अपडेट नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। उसी बारे में शॉर्ट में फैक्ट्स देखते हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस का केस था। केस को सिर्फ ऐसे रटोगे ना, मैं ये भी आपको बता दूं कि प्रफुल्ल देसाई इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हुई थी, कुछ नहीं याद रहेगा। अपने दिमाग में कहानी बनाओ कि मेडिकल नेग्लिजेंस का केस था, अपने न्यूमोनिक्स आप बना सकते हो, वो अपने लिए बनते हैं न्यूमोनिक। मुझे लगता है कोई और आपको बता दे तो ठीक है, कुछ केसेस में काम आते हैं। जनरली
अपने लिए कुछ भी इस वर्ड को तोड़ मोड़ के आप किसी तरह याद रख लो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ा हुआ है, बाकी कहानी आपको खुद याद आ जाती है, ठीक है। तो डॉक्टर प्रफुल्ला देसाई है, क्योंकि क्वेश्चन में डॉक्टर है, इससे मुझे कई बार याद आ जाता है कि मेडिकल वाला केस था ये। तो इसमें हुआ क्या, आप शॉर्ट में देखते हैं। फेमस डॉक्टर थे, इन पे क्रिमिनली प्रोसिक्यूट किए गए अंडर सेक्शन 338 ऑफ आईपीसी। क्यों? ग्रीवियस हर्ट थ्रू टर्मिनल मेडिकल नेग्लिजेंस। मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हुआ, टर्मिनल कैंसर के पेशेंट थी, जो वाइफ थी, ठीक है, कंप्लेनेंट की, और उसकी डेथ हो गई क्योंकि इन्होंने सर्जरी में कुछ गड़बड़ कर दी। क्रूशियल विटनेस कौन था इस केस में? प्रोसिक्यूशन अर्जेंटली नीडेड कि एक एक्सपर्ट है, एसेंशियल एक्सपर्ट है, अर्नेस्ट ग्रीनबर्ग, जो हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है इस तरीके के केसेस में, पर वो यूएस में रहते हैं। ग्रीनबर्ग कंप्लीटली तैयार ही नहीं थे, इंडिया नहीं आऊंगा मैं सिर्फ एक गवाही देने मुंबई तक, ठीक है। प्रोसीजरल रोड ब्लॉक क्या आया कि प्रोसिक्यूशन ने रिक्वेस्ट की कि कोर्ट में हम जो है उनको वर्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं उनके साथ। डिफेंस ने ऑब्जेक्ट किया। डिफेंस का कहना था कि देखो बहुत क्लियरली सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि सारा एविडेंस जो है ना वो फिजिकल प्रेजेंस में लेना चाहिए। तो फिजिकल प्रेजेंस से उनका मतलब ये था कि तुम कोर्ट चल के आओगे और गवाही दोगे। हाई कोर्ट ने अग्री भी किया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के डिसीजन को साइड हटाया और कहा कि देखो रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस अलाउ करते हैं, कुछ रूल्स होंगे, लेकिन प्रेजेंस का मतलब होता है कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस। कोर्ट ने कहा कि जो 273 सीआरपीसी में वर्ड लिखा है प्रेजेंस, इसका मतलब स्ट्रिक्टली ये नहीं होता है कि फिजिकली उस कमरे में आके खड़े होना। एज लॉन्ग एज एक्यूज्ड और उनका लॉयर क्लियरली देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं विटनेस से इन रियल टाइम, यानी रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव है, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एनहांसेस जस्टिस। उन्होंने कहा कि इस केस में एक्यूज को उल्टा एक एडवांटेज मिलता है। इट अलाउज द डिफेंस टू क्लोजली ऑब्जर्व द विटनेसेस फेशियल एक्सप्रेशन। आदमी बोलते वक्त क्या एक्सप्रेशन दे रहा है, झूठ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हो, रिकॉर्डिंग को बार बार प्ले कर सकते हो, ठीक है, तो उस केस में आपको फायदा भी है एक्चुअली। और इंटीग्रेशन ऑफ आईटी एक्ट, सुप्रीम कोर्ट हेविली रिलाइड, नया नया बना था आईटी एक्ट 2000 में, उस पे, ठीक है, और कहा कि पार्लियामेंट हैड एक्सप्लिसिटली अमेंडेड द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस टू इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। उन्होंने कहा कि देखो पार्लियामेंट ने क्लियरली बोला है कि एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी आता है, इसलिए हम इस तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउ करेंगे। तो एसेंशियल सेफगार्ड लेने जरूरी है, ये बोला। सेफगार्ड क्या होंगे? ये बोला कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट या एम्बेसी ऑफिशियल जो दूसरे कोर्ट में, दूसरी कंट्री में है, सॉरी, वो फिजिकली प्रेजेंट होने चाहिए रूम में विद द विटनेस अब्रॉड टू वेरीफाई देयर आइडेंटिटी। की कोई मतलब आजकल तो एआई का जमाना है, तो उसमें और ज्यादा रूल्स आएंगे कि ऐसा ना हो कि फर्जी बना रहा है कोई, हमें लग रहा है लाइव है पर कोई नहीं है, तो हमारा कोई ऑफिशियल वहां पे होना चाहिए। एंड विटनेस मस्ट नॉट हैव एक्सेस टू अनअप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स और स्क्रिप्ट्स ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है। कोर रूल बेसिकली क्या हुआ कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम एविडेंस ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट केस है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015। सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंडर भी आता है, वहां पे भी हम इसे एक बार डिस्कस जरूर करेंगे, वहां पे तो अक्सर ही पूछा जाता है, और ये साइबर से भी रिलेटेड है, तो प्लीज इसे बहुत ध्यान से सुनना। 2015 का केस है, फ्री स्पीच जजमेंट, इंटरनेट एरा का सब बहुत लैंडमार्क केस माना जाता है। मुद्दे पे आते हैं, इस केस में बात क्या हुई थी। देखो 2012 में एक पॉलिटिकल लीडर थे, उनकी डेथ हो गई, जिसके चलते पूरे शहर में बंद लग गया, ठीक है। फेसबुक पे एक लड़की ने पोस्ट किया कि मतलब ये क्या तरीका है, पूरा शहर बंद कर दिया क्योंकि इनका फ्यूनरल है। दूसरी लड़की ने उस पोस्ट को लाइक कर दिया। पुलिस ने आईटी एक्ट के सेक्शन 66A के अंडर उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और बोला कि ग्रॉसली ऑफेंसिव और एनोइंग मैसेजेस भेज रहे हैं ये लोग कंप्यूटर या फोन के थ्रू, और इसमें 3 साल की सजा भी है। अब इमेजिन राइटिंग अ पोस्ट एंड ये हाल हो जाए। पब्लिक आउटरीच हुआ, पब्लिक ने कहा यार ये क्या तरीका है, मतलब सिर्फ मेरा इतना कह देना कि यार इन नेताजी की डेथ हुई, आपने पूरा शहर बंद कर दिया, कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ये पोस्ट करना और इस पोस्ट को लाइक कर देने के लिए कोई जेल कैसे भेज सकता है किसी को 3 साल के लिए। तो जब इतना ज्यादा बैकलैश हुआ तो लोकल पुलिस ने चार्जेस तो ड्रॉप कर दिए, उस समय छोड़ दिया लड़कियों को। पर एक स्टूडेंट थी लॉ की, श्रेया सिंघल की, इसलिए लॉ स्टूडेंट देखो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है। श्रेया सिंघल नाम की लॉ स्टूडेंट थी, उन्होंने एक पीआईएल फाइल की। नाउ ये क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर भी आता है, पीआईएल में भी आता है और साइबर में भी आता है। पीआईएल में कैसे आ सकता है? आपको 4 ऑप्शंस दे दें, 4 केसेस के नाम, और आपसे पूछे कौन कौन से इनमें से पीआईएल है। अब श्रेया सिंघल देख के सोचोगे अरे ये तो मैम कॉन्स्टिट्यूशन में था ना, ये थोड़े पीआईएल में आएगा। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि ये पीआईएल थी, ओके। तो श्रेया सिंघल ने पीआईएल फाइल की कि आर्टिकल 32 के अंदर, और ये बोला कि 66A जो है ये इतना वेगली आपने ड्राफ्ट किया है, पुलिस तो किसी को भी उठा सकता है। अब आप बोल रहे हो ग्रॉसली ऑफेंसिव और अनोइंग, आपके लिए कुछ ऑफेंसिव है, हो सकता है मेरे लिए नॉर्मल हो सकता है आपके लिए अनोइंग हो। अनोइंग क्या मतलब? जिसको देख के मुझे चिढ़ मचे।
दुनिया में तो किसी चीज को देख के किसी को भी चिढ़ मच सकती है, तो इस बेसिस पे थोड़े आप किसी को जेल में डाल देंगे। तो फाइनल जजमेंट क्या आया, सुप्रीम कोर्ट ने एनालाइज किया और एक हिस्टोरिक 3 पार्ट डिसीजन सुनाया। पहला पार्ट क्या था, सेक्शन 66A was completely struck down and declared unconstitutional, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीटली 66A हटा दिया गया। कोर्ट ने कंप्लीटली इसको हटाते हुए रूलिंग दी कि क्लियर वायलेशन है फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री स्पीच। जस्टिस नरिमन थे इस केस में, उन्होंने 2 बातें हाईलाइट की। डॉक्ट्रिन ऑफ वेगनेस, डॉक्ट्रिन भी सिखा रहे हैं, साथ साथ सुनते जाना। उन्होंने बोला कि एक पीनल लॉ जो है वो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि सिटीजन को क्लियर पता हो ये क्राइम है, ये नहीं है। एनॉयंस, चिड़चिड़ापन, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ये सब बहुत रैंडम चीजें और आप इस बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते। आप पॉलिटिशियन के लिए कुछ एनॉइंग हो, मेरे लिए ना हो, तो ऐसे कैसे डिफाइन करोगे। दूसरा बोला चिलिंग इफेक्ट, बिकॉज द लॉ वॉज सो वेग इट क्रिएटेड अ चिलिंग इफेक्ट, जहां पे पीसफुल सिटीजन, भाई आदमी कुछ लिख ही नहीं सकता ऑनलाइन डर के मारे कि मुझे तो जेल हो जाएगी, और हम रहते हैं डेमोक्रेसी में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हुआ। और लास्ट है फेल्ड आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 टेस्ट, क्लियरली बोला कि पब्लिक ऑर्डर में फ्री स्पीच पे आप रेस्ट्रिक्शन इस तरह से नहीं लगा सकते। कोर्ट ने कहा कि ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन अ सिंपल डिस्कशन ऑफ एन अनोइंग ओपिनियन एंड एन एक्चुअल इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस। एक नॉर्मल डिस्कशन ऑनलाइन करना कि ये चीज सही है गलत है वर्सेस लोगों को भड़काने में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो आप इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करेंगे। पार्ट बी क्या था इस जजमेंट का, सेक्शन 79 वाज रेड डाउन, इंटरमीडियरी लायबिलिटी। तो देखो इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, मेटा, ट्विटर जो है हमारा एक्स। अंडर सेक्शन इंटरमीडियरी मतलब बीच के, कहाँ पे पोस्ट किया था लड़की ने, फेसबुक पे किया होगा, इंस्टा पे किया होगा, है ना, तो कहाँ पे जिस सोर्स को आप यूज कर रहे हो वो इंटरमीडियरी हो गया। अंडर सेक्शन 79 दे एंजॉय सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। अब ये आपको बात कैसे पता होगी, आपने अगर एविडेंस एक्ट पढ़ा है, बेयर एक्ट का रिवीजन लेक्चर्स आई एम अगेन सेइंग, प्लीज देख के आओ। एविडेंस एक्ट की रिवीजन में हमने बात की थी, सेक्शन 69 में दे जो इंटरमीडियरीज होते हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाती है सेफ हार्बर की। इसका मतलब क्या होता है, दे आर नॉट ब्लेम फॉर द यूजर्स फॉर व्हाट यूजर्स पोस्ट। अब मैंने कुछ डाला है ट्विटर पे, इसमें ट्विटर की जिम्मेदारी थोड़े है ना। ओरिजिनली इफ अ रैंडम सिटीजन कंप्लेन दैट द पोस्ट वाज ऑफेंसिव, प्लेटफॉर्म को उसे हटाना पड़ता था, ठीक है, नहीं तो प्लेटफॉर्म को क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाती थी कि किसी ने भी कंप्लेन कर दी। कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है, आपको इंटरमीडियरी को यानी फेसबुक और व्हाटएवर साइट इट इज, वो कंटेंट सिर्फ तब टेक डाउन करना होगा जब आपको डायरेक्ट कोर्ट ऑर्डर आए या कोई फॉर्मल गवर्नमेंट बॉडी का ऑर्डर आए। किसी प्राइवेट इंडिविजुअल की रिक्वेस्ट पे आप ऐसी सेंसरशिप नहीं लगाएंगे। सिंपल सी बात है, किसी ने कोई फोटो डाली अपनी, आपको प्रॉब्लम है, आपको अनोइंग लग रही है और आप जाके कंप्लेंट डाल दें, तो क्या ट्विटर उसे टेक डाउन कर देगा? नहीं, गवर्नमेंट का ऑर्डर आना चाहिए या किसी प्रॉपर अथॉरिटी से आना चाहिए, कोर्ट के थ्रू। ओके। थर्ड पार्ट क्या था, सेक्शन 69A वाज अपहेल्ड। ध्यान देना यहाँ पे 66A कंप्लीटली स्ट्राइक डाउन किया गया, 69A अपहेल्ड किया गया, गवर्नमेंट्स वेबसाइट ब्लॉकिंग पावर। पेटिशनर ने चैलेंज 69A को भी किया था कि गवर्नमेंट जो है वेबसाइट्स को ब्लॉक कर देती है, तो कोर्ट ने कहा नहीं नहीं ये परफेक्टली लीगल है। उन्होंने बोला कि टाइट प्रोसीजरल रूल्स होते हैं, रिटन रीजंस रिक्वायर्ड होती हैं, तभी एक्सट्रीम सिचुएशंस में नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस के लिए या पब्लिक ऑर्डर बचाने के लिए कोई वेबसाइट ब्लॉक की जाती है। तो वो बात ठीक है, वो राइट गवर्नमेंट के पास है। तो हमारा कोर रूल क्या हुआ, सेक्शन 66A आईटी एक्ट का कंप्लीटली डेड वॉइड एब इनिशियो। अगर आपसे सवाल पूछा जाए विच केस रिमूव्ड क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर ऑफेंसिव ऑनलाइन पोस्ट, आंसर क्या होगा, श्रेया सिंगल। इंटरमीडियरी रूल आया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को तुरंत कंटेंट डिलीट करने की जरूरत नहीं, जस्ट बिकॉज किसी सिटीजन ने उन्हें गुस्से में मेल लिख दिया। कोर्ट ऑर्डर आएगा, गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा, तब करोगे। और लॉजिक क्या है, इंटरनेट फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1A is exactly equal to offline freedom of speech. State cannot create harsher, vaguer laws for typing on a keyboard rather than speaking on a street corner. अब मैं सड़क किनारे खड़े होकर अगर ये बात कर रही होती तो बवाल नहीं था, फेसबुक पे लिख दिया तो बवाल हो गया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर।